हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग ना आज 12th बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम लोग आज वही करेंगे प्रैक्टिस। तो देखते हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? मोलैरिटी क्या है? व्हाट इज मोलैरिटी? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है, या 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन। कभी कभी लीटर के जगह या डीएम क्यूब भी दे देगा। दैट मीन्स व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तब इसका यूनिट भी लिख देना है जब भी एग्जाम में लिखना है। अब यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब। देखिए, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? तो अगर मोलैरिटी का बात करें तो मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हिंदी में मोललता बोलते हैं, प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व किए, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। यानी इसका यूनिट क्या आ जाएगा? तो मोल पर केजी। 1 केजी क्या बताया? सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी। या मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम लेना है, अभी पूरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन मोलैरिटी में सिर्फ हमको क्या लेना है? सॉल्वेंट। और ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि टेम्परेचर से इसका कोई अनइफेक्टेड होता है, कोई इफेक्ट नहीं टेम्परेचर का। हम टेम्परेचर बढ़ा दे, घटा दे, गर्मी, ठंडा, बरसात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो है। किसका रेशियो लेना है? नंबर ऑफ मोल्स का ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऊपर रखना है और नीचे क्या रख देना है? टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। Ratio of number of mole of the component either solute या solvent to the total number of moles present in solution. Such ratio is called the mole. देखिए, ये वर्ड खुद बता रहा है फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन लेना है? मोल का। और फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो। और रेशियो निकालने के लिए हम लोग एक ही तरीका सीखते हैं। जिस चीज का निकालना है उसको न्यूमरेटर बना देना है, टोटल को क्या करना है? डिनोमिनेटर बना देना है। हो गया। यानी जब जब किसी भी, जैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट 10 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, प्रॉफिट लॉस, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको हमको न्यूमरेटर, टोटल को क्या करना है? डिनोमिनेटर। ऐसे रेशियो। बस यहां पे हमको रेशियो किसका निकालना है? मोल का। किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे। सॉल्वेंट का निकालना है, टोटल सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और नीचे फिक्स है टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। और फ्रैक्शन का कभी यूनिट नहीं होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस है। तब देखिए नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? हम लोग किसको बोलेंगे? देखिए, ये पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, नीचे रखना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर देना है 10 का पावर 6। जैसे जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, प्रतिशत जिसको बोलते हैं, इट इज द पार्ट्स पर 100। जैसे हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या सिखा देंगे? जिस चीज को निकालना है उसको ऊपर बैठा देना है, टोटल को नीचे बैठाना, और 100 इसलिए नाम पड़ा प्रतिशत। प्रतिशत मतलब पर सेंचुरी। वैसे यहां पार्ट्स पर मिलियंस मतलब कंपैरिजन करना है मिलियन पार्ट में, तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन द पर मिलियन पार्ट।
मतलब 1 मिलियन सोल्यूशन पार्ट ऑफ सोल्यूशन लेंगे, उसमें कितना पार्ट सोल्यूट का होगा वो कहलाता है ppm। ये हम लोग को डेफिनेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखना है आपको गैस इन लिक्विड का। सोचिए ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसको गैस को डिसॉल्व किए होंगे लिक्विड में। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे CO2 इन वाटर, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे O2 इन वाटर, NH3 इन वाटर। तो हम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें गैस को किसमें डिसॉल्व किए, लिक्विड में। तो ये एग्जाम्पल लिखना है। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन लिविंग इन हिल स्टेशन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जो पर्सन हिल स्टेशन में रहता है, पहाड़ पे यहां रहता है, उसको कौन सा बीमारी है? तो याद करिए हम लोग हेनरीज लॉ में पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा। तो एयर तो एक्सपेंड कर गया, यानी ऑक्सीजन दूर दूर चला गया। तो जो पर्सन यहां रहता होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। कौन सा बीमारी? एनॉक्सिया। यानी यहां पे क्या लिखना है, एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? It is the less concentration of oxygen in blood vessels, so it cannot think properly। मतलब उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इसलिए बेचारा वो जल्दी थक जाएगा, पहला। दूसरा, इट कैन नॉट बी थिंक प्रॉपरली, हम लोग के जैसा वो सोच नहीं पाए। कौन? जो पर्सन हिल स्टेशन में लगातार रहता है, कहां पे? माउंटेन एरिया में। तो वैसे यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्सन लिविंग इन हिल स्टेशन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जो पर्सन हिल स्टेशन में रहता है कौन सा डिजीज से सफर करता है? तो एनॉक्सिया। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ केबी एंड केएफ। केबी हम लोग किस में पढ़े थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद करिए उसका यूनिट क्या था केबी का। देखिए केबी का अगर फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग पढ़े थे, किस में आया था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। हम क्या लिख सकते हैं? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी का यूनिट केल्विन और इसका यूनिट क्या है? मोल पर केजी। अब इसको ऊपर ले जाइए, केल्विन केजी पर मोल। यानी फिक्स हो गया कि अगर यूनिट हमको लिखना है तो क्या लिखना है? केल्विन केजी पर मोल। किसका? केबी का। और सिमिलरली केएफ का भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ बाई एम, जिसका यूनिट सेम होता है केल्विन केजी पर मोल। एग्जाम में दोनों दिखाना है आप लोग को, केबी अलग फिर केएफ, यानी केबी और केएफ बोथ हैविंग सेम यूनिट। क्या लिख सकते हैं? केल्विन केजी पर मोल, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन पर मोलैलिटी। यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कौन है? मोलैलिटी। तो ये हम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कौन आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर का। व्हाट इज कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन देगी रिवर्स ऑस्मोसिस? तो आप बता दें कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब ये हम लोग अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। मतलब याद करिए ये सॉल्यूशन में हम एसपीएम लगाए थे, ये लेस कंसंट्रेशन था, ये मोर कंसंट्रेशन। इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर रहा है, इसको रोकने के लिए हम जितना प्रेशर लगाया, यही ऑस्मोटिक प्रेशर था। सोचिए हम किसी को बोले 10 एटीएम प्रेशर लगा देना है, कोई बंदा अभी एकदम ताजा ताजा एकदम खा करके आया है पार्टी वार्टी, 10 के बजाय 12 एटीएम का प्रेशर लगा दिया, ऐसे अप्लाइड प्रेशर। क्या होगा? अब जैसे जोर से प्रेशर देंगे तो सारा का सारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब अब पार्टिकल किधर से फ्लो करेगा? मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ। और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं आरओ, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए शर्त क्या है? अप्लाइड प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब ऐसा हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैल्यू निकालना है आई का, किसके लिए? फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ CaCl2। यानी CaCl2 को जब हम पानी में डालेंगे कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? हम कैसे सिखाए थे? पहले इसका ब्रेकअप कराइए। कैसे सिखाए थे ब्रेकअप कराने के लिए? इसके नीचे जो भी लिखा होगा वो कैल्शियम पे जाएगा, और कैल्शियम के नीचे जो लिखा है क्लोरीन पे।
कंपाउंड बनाने के टाइम में एक्सचेंज देयर वैलेंसी, जिसको रिंग सेरेमनी बोलते हैं, तो डिवोर्स के टाइम में वापस सब दहेज देना होगा, वो भी ध्यान रखिए। वैसे यहां Cl जो है वो इस पे चार्ज आएगा, बस पहला पे प्लस बाद पे माइनस, यानी कैल्शियम पे 2 प्लस और 2 क्लोरीन माइनस। देखिए ध्यान से, हम कितना मोल लिए 1, ये कितना बना 1, लेकिन ये कितना बन गया 2 मोल। तो I इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट में कितना मोल है 1 प्लस 2 बाई 1, जिसको क्या लिख सकते हैं 3, यानी CaCl2 के लिए I का वैल्यू हमको कितना लिखना है 3। डिसोसिएट जितना फॉर्म कर रहा है 1 प्लस 2 यानी 3, और हम लोग रिएक्टेंट में कितना लेके चले 1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन को न्यूमरेटर बनाना है और जितना लेकर के चले उसको डिनोमिनेटर बनाना है, यानी I इज इक्वल टू 3 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी फ्रिज सॉल्यूशन। एंटी फ्रिज सॉल्यूशन मतलब AFS, दोज सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट फ्रीजिंग ऑफ अदर लिक्विड, जो दूसरे को भी फ्रीज करने से रोक देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या। ये वर्ड एकदम याद रख लिए, आंटी, आंटी मतलब जस्ट अपोजिट, यानी जो फ्रीज करने नहीं देगा, जिस चीज को हम मिला दे, जैसे हम इस लिक्विड में मिलाएं, अब ये फ्रीज करने ही नहीं देगा। हम लो टेम्परेचर 0 से भी कम ले जाएंगे फिर भी वाटर जमेगा नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, एंटी फ्रिज सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन और लिक्विड दैट रेसिस्ट द फ्रीजिंग ऑफ अदर लिक्विड, जो दूसरे लिक्विड को भी फ्रीज करने नहीं देता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रिज सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। जो हम क्या सिखाए थे कि सब वेदर कंट्री जहां टेम्परेचर 0 से कम होता है, कार के रेडिएटर में मिलाया जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल, ताकि वहां पानी जम नहीं जाए। पानी जम जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट द फ्रीजिंग ऑफ अदर लिक्विड वेयर इट इज मिक्स्ड, जहां पे हम उसको मिला देंगे उसको फ्रीज होने ही नहीं देगा। जैसे ब्लड, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उसको पैकेट में रखते हैं, इसका मतलब छोड़ देगा तुरंत जम जाएगा वो, तो उसी से बचने के लिए उसमें एक कंपोनेंट मिलाते हैं, इसका नाम एंटी फ्रिज सॉल्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर एजियोट्रॉप्स। ये एजियोट्रॉप्स क्या है, एजियोट्रॉप्स याद करना है, सपोज करिए चाइनीज वर्ड है, जापानीज वर्ड है, नहीं बुझा रहा है, इसके लिए एकदम सिंपल याद रख लीजिए वर्ड, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। व्हाट इज एजियोट्रॉप, इट इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी दो, जैसे हम दो लिक्विड कंपोनेंट को मिला रहे ए और बी, एक डेफिनिट कंपोजिशन में, कोई भी परसेंटेज होगा दोनों का, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, लेकिन मिलने के बाद जो ए बी बना रहा है, इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग, यानी दोज मिक्सचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बोथ कंपोनेंट आर आइडेंटिकल और सेम, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड द एजियोट्रॉप। लेकिन अगर उसी को थोड़ा और इज्जत से लिखिए तो और अच्छा है, दोज मिक्सचर दैट्स कंपोनेंट, मतलब जो हम मिक्सचर मिला रहे ए और बी, वे दोनों कभी भी रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, they show large deviation from the Rawls law, but their boiling point is constant at the constant composition. Such mixtures are called agiotrophs. जैसे एग्जाम्पल, वाटर प्लस इथेनॉल, जिसमें फिक्स है कि इसका 95.6% होना चाहिए और इसका 4.4% होना चाहिए, और इसी दोनों मिक्सचर को हम लोग ना ये भी नाम दिए हैं, क्या बोलिए, रेक्टिफाइड स्प्रेड। क्या, रेक्टिफाइड स्प्रेड। तो यही एजियोट्रॉप्स है। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, देखिए वर्ड खुद बता रहा है, जो नॉर्मल से अलग हो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, इट इज द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। ये कैसा मॉलिक्यूलर मास है, तो इट इज डिफरेंट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस that obtain by colligative property from their original molar mass, from
देयर ओरिजिनल मोलर मास। मतलब जब ओरिजिनल मोलर मास से किसी भी सब्सटेंस का डिफरेंट मोलर मास आ जाए उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। जैसे हम लोग किसी पतला दुबला लड़के को पार्टी में बुलाए, सोचे कितना खाएगा, 4 पूड़ी, आया दबा के खा रहा है 12, 13, 15, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। तो व्हाट इज एबनॉर्मल? एबनॉर्मल वर्ड का ही मतलब है कि इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट गेट डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर ओरिजिनल मोलर मास। पर कब? When it determined by the colligative property, जब हम colligative property से फाइंड आउट कर रहे हैं और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर डिफरेंट आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। दो सॉल्यूशन दैट्स ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी दो ए और बी दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सेम और टेम्परेचर क्या रखे कांस्टेंट। ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा, इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक। यानी दो सॉल्यूशन दैट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक। जैसे हम लोग के बॉडी का ब्लड, आरबीसी का ब्लड प्रेशर आइसोटोनिक है, किसके इक्वल है? 0.9% W/B एक्वस सॉल्यूशंस का, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। यानी किसी भी बॉडी का आरबीसी का जो प्रेशर हम लोग जानते हैं वो आइसोटोनिक है, 0.9% W/B एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइसोटोनिक? जिसमें दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। आइसो वर्ड का मतलब ये सेम, और टोनिक मतलब यही नहीं कि टोनिक पीना है, कंसंट्रेशन को रेफर कर रहा है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? बोला दो डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक ऐसा डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करेगा, पर कैसे? बाय कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद, बाय कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, या कोई भी फ्यूल हम लोग जला सकते, ऐसे सेल डिवाइस को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। सेल मतलब ये जैसे बैटरी, सेल का मतलब बैटरी, बैटरी मतलब विच प्रोड्यूस द करंट विद द केमिकल रिएक्शन। पर यहां कौन सा करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो फ्यूल के कंबस्शन से जब भी करंट हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उस डिवाइस का नाम रखा गया क्या? फ्यूल सेल। जैसे एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल, जैसे एग्जांपल है मीथेन फ्यूल सेल, जैसे एग्जांपल है मिथेनॉल फ्यूल सेल। तो दीज आर द सेल विच प्रोड्यूस करंट। जैसे इसमें क्या है, हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन में, तब जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलते हैं H2O2 फ्यूल। वैसे मीथेन को बर्न करते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। वैसे डिवाइस को हम लोग खाली नाम दे दिए फ्यूल सेल। यानी व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल वर्ड का ही मतलब है ईंधन। जब हम फ्यूल के जलाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि करंट कब प्रोड्यूस होगा? रिडॉक्स रिएक्शन, और कंबस्टन भी क्या है? रिडॉक्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। सिर्फ एग्जांपल बताना है हमको, कुछ डिस्क्रिप्शंस नहीं देना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, एक एक लाइन में आंसर। तो प्राइमरी सेल का हम लोग एग्जांपल क्या बताए थे? ड्राई सेल। क्या बताए थे? मर्क्यूरी सेल, या उसी को बटन सेल बोलते हैं हम लोग, कॉमन। व्हाट इज प्राइमरी सेल? डिवाइस दैट प्रोड्यूस करंट वंस एट ए टाइम बट इट कैन नॉट रिचार्ज, जिसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ड्राई सेल। देखिए नेक्स्ट कौन है? सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे घर में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे निकल कैडमियम बैटरी, जैसे हम लोग मोबाइल में जो बैटरी यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी, वो सब रिचार्जेबल।
देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्यूल सेल, अभी बताया जिसमें फ्यूल के जलाने से बनता है, जैसे H2O2 फ्यूल सेल, जैसे मीथेन फ्यूल सेल, जैसे मिथेनॉल फ्यूल सेल। तो वैसे एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछ रहा है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चंस क्या है इसका, राइट द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो सबको पता है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। ओम जय जगदीश नहीं, सिर्फ ओम। व्हाट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, कंडक्टेंस का सिंबल जी, याद करिए जी इज इक्वल टू 1/r, इसका मतलब 1/ओम। और 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, पर ओम, या इसी को बोलते हैं मो, ओम को उल्टा लटका देना है। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी था कप्पा, कप्पा का यूनिट क्या था, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, और पर ओम को ही हम लोग बोलते हैं सीमेंस, क्या बोलते हैं, सीमेंस। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम या मो या सीमेंस, कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिव चेंज बाय डाइल्यूशन, क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का, तो आप लोग पढ़े थे कि मोलर कंडक्टिविटी ना इंक्रीज होता है बाय डाइल्यूशन से, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करेंगे ना तो आयंस का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड द अपोज, जल्दी जल्दी भागेगा आयन, क्यों, जैसे बेचारा को जल्दी भागना है, जल्दी घर जाना है, वैसे ही जैसे ऑफिस से छुट्टी होता है जल्दी से जाम रहता है, वैसे सबको जल्दी भागना है। तो वैसे ब्रेन में होता है कि मोलर कंडक्टिविटी चेंज करेगा डाइल्यूशन के साथ, किस वेरिएशन में, तो इट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन एंड डिक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O, where X is the number of water molecule। आयरन ऑक्साइड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए हाइड्रेट फॉर्म में, XH2O के फॉर्म में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन द गैल्वेनाइजेशन आयरन सरफेस इज कोटिंग विद, हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो आयरन सरफेस को कोटिंग करना होगा, किससे, याद करिए हम लोग किससे पढ़े थे, जिंक लेयर से, किससे, जिंक से कोटिंग करना होगा। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक का कोटिंग करना, यही कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, के का यूनिट पूछेगा एग्जाम में, जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो इक्वल होता है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर का जब भी पूछेगा तो क्या होगा, पर सेकेंड, टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर का हमसे जब भी पूछेगा तो क्या होगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। और ये सब देखिए रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि रट ले रहे, सिंपल सा याद रखना है, जब हमको यूनिट निकालने बोलेगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, n का वैल्यू पुट करते जाइए, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 बोलेगा 0 पुट कर दीजिए, 1 बोले 1 पुट कर दीजिए, 2 बोले 2 पुट कर दीजिए, 3 बोले 3 पुट कर दीजिए, अभी नहीं कि रटते रहिए तब तो हो गया। देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ, A कन्वर्ट हो रहा है P और इसका रेट इक्वेशन दे दिया R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1, पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर का मतलब इट इज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर दिया है वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जब पूछे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ रेज्ड पावर ओवर द कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन, मतलब इस रेट इक्वेशन में पावर पे जितना टर्म्स दिया होगा सबको जोड़ देना है, वो जो आएगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें देखिए 1 आ रहा तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। देखिए इन फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम इज पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
तो हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के। इसमें कंसंट्रेशन कहीं आया ही नहीं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट, के, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5। ग्राफ दिया हुआ है कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम और वो इनवर्स में, तो बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जैसे जैसे टाइम पार होते जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहां पावर कितना दिया है, 1, किस ऑर्डर में, तो 0, क्या 0, यानी डिक्रीज द कंसंट्रेशन विद द टाइम इज कॉल्ड द 0th ऑर्डर रिएक्शन, जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वेरिएशंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट दिया लीटर पर मोल पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला था, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। सोचिए एन का वैल्यू क्या पुट करे कि ये आ जाए, अगर एन का वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, -1 से गुना करिए, लीटर का पावर +1, मोल का पावर -1 पर सेकेंड। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना लिए, 2। किस ऑर्डर का बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर, किस ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद द रेज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर। हम 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े थे अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ना ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डबल्स हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल्स हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह आपको सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चैप्टर्स में। ये फिजिकल केमिस्ट्री का हम बताया तीनों चैप्टर का, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, एक लाइन में आंसर लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं किसी रिएक्शन में तो रेट को क्या इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कैटलिस्ट क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है, यानी इट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो इंक्रीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटलाइसिस, और जो डिक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। लेकिन सोचिए अगर एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में एक ही रहे, इंक्रीज अलग ऑप्शन डिक्रीज अलग, तो सिर्फ हम लोग ज्यादातर इंक्रीज में टिक मारेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कुछ ही रिएक्शन है या कुछ ही ऐसा एग्जाम्पल्स है जहां रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते, लेकिन अगर सपोज करें हमसे सबसे ज्यादा सुटेबल अगर ऑप्शन में दे दे ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, डबल, ट्रिपल ऐसे, तो सिर्फ हम इंक्रीज को टिक मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ए इंक्रीज रहे, बी डिक्रीज है और सी नंबर में बोथ, तब हम लोग बोथ को टिक मारेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, वहां कंफ्यूज हो जाता है सब। तो देखिए इसी तरह से हम लोग ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का बनाएंगे, फिर ऑर्गेनिक का। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम लोग मिलते हैं। इसी तरह आप तैयारी भी करते रहिए मन लगाकर, ताकि एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है।